प्यारे बच्चों को नमस्कार। आज अपने करने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 का पाठ एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। तो बहुत ही अच्छा पाठ है ये। सबसे पहले वही प्रश्न, क्या लेखन की विधा, लेखन की विधा क्या है? आत्मकथा। आत्म मतलब स्वयं, कथा मतलब कहानी, यानी कि खुद की कहानी। खुद की कहानी को क्या बोलेंगे? आत्म कथा बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये बता दूं कि ये जो इन्होंने आत्मकथा लिखी है, ये कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं है। जैसे जैसे इनके जो लेखकीय जीवन से जो लोग जुड़े हुए थे, जो परिवार वाले या कोई भी लोग जो थे, अन्य लोग थे जो लेखकीय जीवन से जुड़े हुए थे, केवल उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले तो अपन जान लें कि मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1931 में। इनका जन्म हुआ था 1931 में और मृत्यु अभी हाल ही में हुई है 15 नवंबर 2021। 15 नवंबर 2021 में इनकी मृत्यु हुई है। तो देखो, इन्होंने कहा भी है अपनी प्रथम पंक्ति में, पाठ की प्रथम पंक्ति क्या है, इन्होंने लिखा भी है कि जन्मी तो थी भानपुरा में। कहाँ? भानपुरा। भानपुरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भानपुरा में इनका जन्म हुआ था। ये कहती हैं कि जन्मी तो कहाँ थी? भानपुरा में, मध्य प्रदेश के भानपुरा में, लेकिन यादों का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? अजमेर से। यादों का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? अजमेर से। अब देखें, ये मध्य प्रदेश से सीधे राजस्थान कैसे आ गए, ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या कारण रहा कि इनको मध्य प्रदेश का अपना गांव छोड़कर राजस्थान के अजमेर में आना पड़ा। अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में ये रहते थे। ब्रह्मपुरी मोहल्ले में 2 मंजिल मकान में। कहाँ रहते थे? 2 मंजिल मकान में ये रहते थे। तो ये भी जानेंगे कि ये यहाँ से यहाँ क्यों पहुँचे। इससे पहले मैं आपको इनके परिवार के बारे में बता दूं। इनके परिवार में कौन कौन थे, तो पता होना चाहिए कि इनके परिवार में इनकी माता और पिता और 3 बहनें। बहनें कितनी थी? 3। और भाई कितने थे? 2। तो 3 और 2 5 भाई बहन थे ये। और मन्नू भंडारी थी वो सबसे छोटी थी। सबसे छोटी थी इन सबसे। यहाँ तक आ गया समझ में कि ये 3 बहनें थी मन्नू भंडारी और 2 भाई थे। मन्नू भंडारी जो थी वो सबसे छोटी थी। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब अपने चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये मध्य प्रदेश से राजस्थान कैसे आए। भाई, जो मन्नू भंडारी के पिताजी थे, इनको एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा था। आर्थिक झटका यानी कि पैसा खत्म हो जाना। पैसा पूरी तरह से, इनके पास जो पैसा था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपनों ने ही विश्वासघात किया था। अपनों के विश्वासघात के कारण वहाँ इनके पास, जहाँ ये रह रहे थे मध्य प्रदेश के इंदौर में, MP में रह रहे थे, वहाँ इनके पास बहुत पैसा था। ये कांग्रेस के साथ मिलकर समाज सेवा का काम भी करते थे। और तो और वे शिक्षा के केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि 8 या 10 बच्चों को वे अपने घर पे रखकर पढ़ाते भी थे। और तो और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच चुके थे। ये थे इनकी दरियादिल
के चर्चे भी बहुत ज़्यादा थे, दरिया दिली के चर्चे भी बहुत ज़्यादा थे। ये थे इनके खुशहाली के दिन। कहाँ थे खुशहाली के दिन? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इनके खुशहाली के दिन थे। इनमें यश था, वहाँ पर सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, और इनका स्वभाव भी कैसा था? ये दरिया दिल थे। और कैसे थे? कोमल स्वभाव के थे और संवेदनशील भी थे। संवेदनशील थे तभी तो अपने घर में रखकर बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन ये सब के सब खत्म हो गए। क्या? ये सब खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? क्यों? क्योंकि ये आंख मूंद कर सब पर विश्वास कर लेते थे। इसी वजह से इनको जो वहाँ पर पैसा था वो सब अपनों ने ही लूट लिया। इनके अपनों ने ही इनको धोखे दिए और धोखे में लेकर इनको लूट लिया। और किस तरह से ये आंख मूंद कर विश्वास कर लेते थे, और आंख मूंद कर विश्वास करने की वजह से ही इनका स्वभाव किस में बदला? शक्की स्वभाव बन गया। कैसा? कि देखो, जब कोई अपना धोखा दे देता है तो हम सब पर शक की नज़र से देखते हैं कि कहीं ये भी मुझे धोखा ना दे दे, ये भी मुझे धोखा ना दे दे। और इनका स्वभाव भी कैसा हो गया? क्रोधी। कैसा हो गया? क्रोधी स्वभाव हो गया। और अहमवादी तो ये थे ही। अहमवादी तो ये थे ही। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा अहम भी था। तो ये स्वभाव, ये जो शक्की स्वभाव, क्रोधी स्वभाव, अहमवादी स्वभाव कहाँ पर हुआ? अजमेर में। कहाँ पर हुआ? अजमेर में। अजमेर लिख देती हूँ यहाँ, अजमेर में। अब देखें, मन्नू के जन्म के कुछ समय बाद ही ये लोग मध्य प्रदेश छोड़कर अजमेर आ गए थे। तो ये सब बातें तो मन्नू ने केवल सुनी थी। क्या सुनी थी? केवल कौन सी बातें? कि मेरे पिताजी कोमल स्वभाव के थे, संवेदनशील थे, इनकी प्रतिष्ठा थी, ये दरिया दिल थे। ये केवल इन्होंने बातें सुनी थी। लेकिन जब मन्नू ने होश संभाला तो उसने अपने पिता का स्वभाव कैसा पाया? शक्की, क्रोधी, अहमवादी, हर किसी पे शक करना, हर किसी पर क्रोध करना। और मन्नू भंडारी कहती हैं कि हम पिताजी के शक्की और क्रोधी स्वभाव के कारण कभी कभी जब तब हम इनके चपेट में आ जाते थे। यानी कि अपना गुस्सा वो किस पर उतारते थे? अपनी पत्नी और बच्चों पर। किस पे उतारते थे? पत्नी और बच्चों पर उतारते थे। अब चलेंगे आगे, अपने करेंगे इनकी, ये तो हो गई इनके पिताजी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इनकी माता कैसी थी वो भी मैं आपको अभी इनके बारे में बताऊंगी। तो पिताजी का स्वभाव कैसा था सबको पता चल गया। पेपर में आएगा किसी तरह का क्वेश्चन भी, प्रश्न भी, तो आप आराम से कर सकते हो। हर एक प्रश्न को मैं आराम से समझाऊंगी, चाहे वो कोई सा भी प्रश्न है जो आपके अन्य महत्वपूर्ण। ये मत सोचना कि किताब के अंदर जो प्रश्न है वही आएंगे, नहीं। पूरे पाठ का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और इसमें आपको हो जाएगा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर। तो देखें, आगे चलते हैं, अपने जानेंगे इनकी माता के बारे में। अब देखें मन्नू भंडारी की माता के बारे में जानेंगे कि मन्नू भंडारी की जो माता थी वो कैसी थी। पिताजी के बिल्कुल विपरीत स्वभाव था उनका। कैसी थी? मन्नू भंडारी ने स्वयं ने इसमें लिखा है कि बेपढ़ी, व्यक्तित्व विहीन माँ। कैसी थी? बेपढ़ी लिखी, व्यक्तित्व विहीन माँ। इन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा है। तो देख लो भाई, सबसे पहले तो ये कैसी थी? अनपढ़ थी। दूसरी, व्यक्तित्व विहीन थी।
यानी कि इनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल और केवल पिता की आज्ञा को पूरा करना ही इनका एक पूरे दिन की जो दिनचर्या थी, केवल पिता की आज्ञा को पूरा करना था। और कैसी थी, इनके अंदर सहनशीलता थी, बहुत ज़्यादा सहनशीलता बहुत ज़्यादा थी, धैर्य बहुत ज़्यादा था। ये कहती हैं कि मन्नू भंडारी लिखती हैं कि माँ के अंदर कितना धैर्य था, धरती से भी कुछ ज़्यादा, धरती से भी कुछ ज़्यादा धैर्यवान थी इनकी माँ। प्रश्न भी आ जाता है कि मन्नू भंडारी ने अपनी माँ के लिए ऐसा क्यों कहा कि वे धरती से भी ज़्यादा सहनशील थी, धैर्यवान थी। तो देखें, मन्नू भंडारी की जो माँ थी, इनके बारे में तो आपको पता चल गया कि ये कैसी थी। पूरा दिन ये केवल अपने बच्चों की इच्छाओं, चाहे वो उचित होती थी चाहे अनुचित, और पिता की आज्ञाओं का पालन करना, पिता की आज्ञा का पालन करना ही इनका कर्तव्य था। जैसे इसी को इन्होंने अपनी जिंदगी मान लिया था। ध्यान में रखना कि इनके पिताजी, मैंने आपको बताया था कि इनका घर 2 मंजिला था। ऊपर वाली के मंजिल में कौन रहते थे, पिताजी का साम्राज्य था। किसका साम्राज्य था, पिताजी का। यहाँ पर किताबें अस्त व्यस्त पड़ी रहती थी, अखबारें पढ़ी रहती थी। तो कभी ये अखबार पढ़ते थे, कभी किताबें पढ़ते थे। वहाँ पर ऊपर पूरा दिन इनकी राजनीतिक बहसें होती रहती थी। सभी लोग, इनके जो दोस्त थे, वे आए रहते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको यश लिप्सा थी बहुत ज़्यादा कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो। इस वजह से ये राजनीतिक बैठकों में भी भाग लेते थे। और नीचे रहती थी इनकी माँ और ये भाई बहन, नीचे वाले मंजिल में माँ और भाई बहन। तो माँ तो पूरा दिन कंपाती रहती थी पिता के डर से। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि मन्नू भंडारी के पिता कितने ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के थे कि इनकी माता जो थी वो पूरा दिन कांपती ही रहती थी, थर थराती ही रहती थी। तो मन्नू भंडारी ने लिखा भी है कि ये आदर्श, कौन से आदर्श, ये वाले और ये वाले, ये कभी नहीं अपना पाई मन्नू भंडारी ये आदर्श, अपनी माँ के आदर्श। देखें, धैर्यवान होना अच्छी बात है, सहनशील होना अच्छी बात है, लेकिन अन्याय के खिलाफ हम लड़े ही नहीं, सिर्फ सहन करते रहें, तो ये कहाँ तक उचित है। हालांकि इनके माँ के आदर्श बहुत अच्छे थे, लेकिन मन्नू भंडारी इन आदर्शों को कभी भी अपने जीवन में नहीं उतार पाई। इसी वजह से हमेशा इनके पिताजी से वैचारिक टकराहट होती रहती थी, वैचारिक टकराहट होती रहती थी। क्यों? क्योंकि ये कभी भी अन्याय को सहन नहीं करती थी। कौन? मन्नू भंडारी। ये अन्याय को सहन नहीं करती थी, ये इसीलिए ये अपनी माँ के आदर्शों को कभी भी अपना नहीं सकी। इसके अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं आया। किसका? माँ का। हालांकि ये जो सभी भाई बहन थे, इनका लगाव किससे था सबसे ज़्यादा? माँ से ही था। सहानुभूति कह ले, चाहे अपने सहानुभूति भी कह सकते हैं कि माँ के साथ बच्चों की सहानुभूति थी। तो देखें, पिताजी अगर पूरा दिन माँ को लड़ते रहेंगे तो बच्चे किससे प्यार करेंगे? माँ से ही प्यार करेंगे। तो मन्नू भंडारी कहती है कि हालांकि मेरी सहानुभूति माँ के प्रति थी, लेकिन मैं उनके आदर्शों को कभी भी अपना नहीं पाई। कौन से आदर्शों को? व्यक्तित्व विहीन, सहनशीलता, धैर्यवान। देखें, ये प्रश्न भी आ जाएगा कि माँ के आदर्शों को मन्नू भंडारी क्यों नहीं अपना पाई। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये अत्याचारों को सहन नहीं करती थी। इसका मानना था कि अत्याचार सहन नहीं करने चाहिए, अन्याय सहन नहीं करने चाहिए। इनकी माँ इनके बिल्कुल विपरीत थी। ये पूरा दिन इनका काम क्या था? केवल बच्चों की उचित अनुचित इच्छाओं को पूरा करना और पिता की आज्ञा का पालन करना। ऐसी थी इनकी माँ। तो चले, माता पिता के बारे में मैंने आपको बता दिया, माता के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे
इनके भाई बहनों के बारे में, इनके मन्नू भंडारी के भाई बहनों के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखना, जब ये छोटे थे, ठीक है, जब ये छोटे थे तो ये बहनों के साथ में मिलकर कौन कौन से खेल खेलती थी। बहनों और आस पड़ोस की जो लड़कियां आ जाती थी, सहेलियां आ जाती थी, उनके साथ मिलकर कौन कौन से खेल खेलते थे। सतोलिया, पकड़म पकड़ाई, पहले यही गेम होते थे भाई, यही खेल होते थे, पकड़म पकड़ाई, लंगड़ी टांग। आजकल के तो बच्चों को पता भी नहीं होगा कि ये खेल कौन से होते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल तो केवल मोबाइल में ही खेल चलते हैं। तो ये खेल खेलते थे। इन्होंने गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। और भाइयों के साथ भी ये खेल खेलते थे। क्या खेल खेलते थे भाइयों के साथ में? ध्यान रखना, भाइयों के साथ खेल खेलते थे गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना और कांच पीस कर मांझा बनाना। उस टाइम मांझा कैसे बनाते थे? कांच को पीस कर बनाते थे, जिससे पतंग उड़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन मन्नू कहती हैं कि ये वाले खेल तो हम घर में खेलते थे, ठीक है, भाइयों के साथ भी हम ये खेल खेलते थे, लेकिन भाइयों की तरह हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। अब भाई तो कहीं भी चले जाते थे, बाहर गली में कहीं भी खेलते थे, लेकिन बहनों को इजाज़त नहीं थी। हालांकि कहाँ जाती थी ये? पड़ोस में चली जाती थी। कहाँ? पड़ोस में। यहीं तक कि ये केवल घर तक सीमित नहीं था, पूरे मोहल्ले में ये कहीं भी जा सकती थी। पूरे मोहल्ले में किसी के भी घर जाने की इनको कोई पाबंदी नहीं थी, ये जा सकती थी, लेकिन उस मोहल्ले से बाहर जाने की कोई पाबंदी नहीं थी। मन्नू भंडारी कहती हैं कि अब महानगर में आई, जब ये दिल्ली शिफ्ट हो गई, तो महानगरों में तो पड़ोस का पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया। किसका? पड़ोस हो, पता ही नहीं पड़ोसी होते कौन हैं, साथ वाले घर में क्या हो रहा है आजकल पता ही नहीं चलता। और पहले पूरा मोहल्ला एक तरह से एक घर ही होता था, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, भाई बहनों की तरह रहते थे। तो देखें, ये प्रश्न भी बन जाता है कि मन्नू भंडारी अपने भाइयों और अपने बहनों के साथ में कौन कौन से खेल खेलती थी। कौन कौन से? सतोलिया, पकड़म पकड़ाई, लंगड़ी टांग, गुड्डे गुड़ियों के खेल, भाइयों के साथ में गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कांच पीस कर मांझा बनाना। तो अब चलें आगे। अब बात करते हैं कि मन्नू भंडारी ने इस पाठ में क्या लिखा है, इस आत्मकथा में क्या लिखा है कि वे जब छोटी थी तो हीन भावना से भर गई थी। हीन भावना क्या होता है भाई? अपने आप को कम समझना। किससे? दूसरे से अपने आप को कम समझना। हमेशा ही तुलना, जब किसी से अपने तुलना करते हैं ना, या अपने जैसे घर में बच्चे ही भी हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक कम पढ़ रहा है एक ज़्यादा पढ़ रहा है, तो हम पूरा दिन उनकी तुलना करते रहेंगे, देख वो कितना पढ़ता है, देख वो कितना पढ़ता है। इससे क्या होगा? दूसरे के मन में क्या भर जाएगी? हीन भावना भर जाएगी। इसी तरह से मन्नू के मन में भी हीन भावना भर गई थी, और इतनी ज़्यादा भर गई थी कि उसका अंजाम, वे जब प्रसिद्ध लेखिका बन गई, तब तक वे उस चीज़ से उबर नहीं पाई। तो वे कौन से कारण थे जिनसे वह हीन भावना की शिकार हुई? तो देखें, इनकी 2 साल बड़ी, एक तो बड़ी बहन थी, बड़ी बहन तो इनकी जब ये 7 साल की थी तभी शादी हो गई थी। जब ये 7 साल की थी मन्नू भंडारी की बड़ी बहन, जब मन्नू भंडारी केवल 7 साल की थी तभी बड़ी बहन की शादी हो गई थी। तो बच्चे कितने? 4। तो मन्नू से 2 साल छोटी सुशीला थी। कौन थी? सुशीला, ठीक है। अब मन्नू कैसी थी?
दुबली दुबली पतली थी, मरियल सी थी और काले रंग की थी, बिल्कुल काले रंग की थी। इधर सुशीला कैसी थी? बहुत गोरी और हंसमुख और स्वस्थ। देखो ये मरियल सी थी, दुबली पतली मरियल सी एकदम ऐसी थी और ऊपर से रंग भी काला। और इसके विपरीत सुशीला कैसी थी? बहुत गोरी थी, हंसमुख थी और स्वस्थ रहती थी, पूरा दिन हंसती रहती थी। तो पिताजी की कमजोरी क्या थी? पिताजी की कमजोरी गोरा रंग। क्या थी कमजोरी? गोरा रंग। पूरा दिन मन्नू भंडारी को ताड़ते रहते थे कि देख सुशीला कितनी गोरी है, कितनी हंसमुख है, कितनी स्वस्थ है और तुम। और ये बातें धीरे धीरे बचपन से ही इनके मन में घर करती गई। क्यों? क्योंकि पिताजी पूरा दिन किसकी प्रशंसा करते थे? सुशीला की। और तुलना किससे करते थे? सुशीला से। हर वक्त इससे तुलना करना, हर वक्त उसी की प्रशंसा करना। ये बातें इसके मन के अंदर, मन्नू भंडारी के मन के अंदर जड़ कर गई, घर कर गई। और मन्नू भंडारी कहती हैं कि आज तक मैं जब ये अपनी आत्मकथा लिख रही थी मन्नू, तब तक वे इस चीज से उबर नहीं पाई। मन्नू भंडारी कहती हैं कि आज भी जब मुझे मेरी उपलब्धियों का कोई जिक्र करता है, अभी इतनी बड़ी लेखिका बन गई, ठीक है, तो इतनी मेरी उपलब्धियों का जब कोई जिक्र करता है और कोई तारीफ करता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं संकोच से सिमट गई और यूं लगता है कि मैं गड़ने को हो गई। विश्वास नहीं होता, खुद की उपलब्धियों पर ही मन्नू को विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हीन भावना की शिकार हो गई थी। किसकी वजह से? पिताजी की वजह से। तो प्रश्न आपको आ जाएगा कि मन्नू भंडारी हीन भावना की शिकार क्यों हुई, क्या कारण था? तो आप आंसर इसका लिख सकते हैं अच्छी तरह से। अब चलते हैं आगे। देखें कि इतनी हीन भावना होने के बावजूद मन्नू भंडारी का अस्तित्व, उनका वजूद कैसे सामने आया, कैसे वो इतनी बड़ी लेखिका बनी। तो देखें 1944 में सुशीला की शादी हो गई। वो पहुंच गई कलकत्ता। कहाँ? शादी करके कहाँ गई? कलकत्ता। भाई दोनों कहाँ चले गए? पढ़ने के लिए बाहर चले गए। अब मैंने आपको बताया कि ये 5 भाई बहन थे, ठीक है, 5 भाई बहन थे। एक की शादी तो पहले ही हो गई थी बहन की, जिसमें से 3 बहनें, ठीक है, 3 बहनें थी ये। सबसे बड़ी बहन की तो पहले ही शादी हो गई। उसके बाद सुशीला की शादी हो गई। बची कौन? मन्नू। भाई 2 थे, दोनों भाई पढ़ने के लिए चले गए बाहर। अब अकेली बच गई मन्नू। जैसे ही इन लोगों की छत्र छाया हटी, तब एहसास हुआ मन्नू को अपने वजूद का। इनके जाते ही तुलना खत्म हो गई, उसकी तारीफ जो हर वक्त करते रहते थे सुशीला की, वो खत्म हो गई। तब जाकर मन्नू को अपने वजूद और अपने अस्तित्व का पता चला कि मेरा भी कोई वजूद है, मेरा भी कोई अस्तित्व है। इस बात का एहसास कब हुआ मन्नू को, जबकि ये हीन भावना से भरी हुई थी? कब एहसास हुआ? जब सुशीला की शादी हो गई और भाई दोनों पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तो ये कहती हैं कि पिताजी से हमेशा ही टकराहट रही। मैंने आपको बताया ये बोर्ड वैसे साफ नहीं होता है जल्दी से, कि पिताजी से क्या रहती थी? टकराहट रहती थी, हमेशा बनती नहीं थी पिताजी से। लेकिन पिताजी क्या चाहते थे? फिर भी पिताजी, जब वो उनकी शादी हो गई और वो बाहर चले गए पढ़ने के लिए, तो बची अकेली मन्नू। तो पिताजी चाहते थे कि मन्नू रसोई का काम ना करे। रसोई घर को वो क्या समझते थे? भटियार खाना। क्या समझते थे? भटियार खाना। अर्थात
रसोई में अपना समय खराब करना, अपनी प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकना था। यानी कि रसोई में समय खराब करना, अपनी प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकना था। यानी कि इसमें समय खराब ना करके वे चाहते थे जब कभी भी इनके घर पे क्या होता था, राजनीतिक बहसें होती थी। इनके ऊपर वाली मंजिल पर राजनीतिक बहसें होती थी, पार्टियां आती थी वहां पर। क्यों आती थी? क्योंकि आज़ादी बिल्कुल करीब थी, आज़ादी के दिन थे, पूरा दिन हड़तालों की बातें होती थी, पूरा दिन देशभक्तों की बातें होती थी, किस तरह से हमारे देश को आज़ादी दिलाई जाए, इस पर पूरा दिन चर्चाएं चलती रहती थी। हर किसी के मन में जोश भरा हुआ था, किसका? आज़ादी का। ठीक है, तो पिताजी क्या चाहते थे, जब कभी भी मन्नू चाय लेकर ऊपर जाती तो पिताजी चाहते थे कि ये मन्नू भी इन बातों को सुने, इन्हें समझे, यहीं पर पास में बैठकर राजनीतिक बहसों में भाग ले। तो मन्नू को उस टाइम कहाँ समझ थी, अभी इतनी बड़ी तो हुई नहीं थी कि उसे समझ आ जाए, क्योंकि वो 9वीं 10वीं में ही पढ़ती थी। ठीक है, उस टाइम पे इसे समझ नहीं थी, लेकिन इसके मन में भी आज़ादी की भावना को लेकर एक प्रकार का जोश था। हर वक्त इसके मन में जोश भरा रहता था। परंतु इसके पिताजी कैसे थे पता है? इसके पिताजी का दोहरा चरित्र था। एक तरफ तो वो कहते थे कि राजनीतिक बहसों में भाग ले, ठीक है, सुने समझे, और एक तरफ चाहते थे कि घर पर ही रहकर ये सब होना चाहिए। घर के बाहर पाबंदी थी, घर के बाहर इनको पसंद नहीं था कि इनकी बेटी घर से बाहर निकले और आज़ादी की लड़ाई लड़े। तो कैसा चरित्र हो गया? दोहरा चरित्र हो गया कि एक तरफ तो वे चाहते थे कि मेरी बेटी राजनीतिक बहसों में भाग ले, और दूसरी तरफ चाहते थे कि घर से बाहर ना निकले। तो देखें ना निकलने का नतीजा क्या हुआ था, कि क्या वो घर से निकली या नहीं निकली, ये आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इनकी साहित्य में रुचि किसने जगाई, लेखन में इनकी रुचि किसने जगाई। थोड़ी बहुत तो इनको रुचि थी, लेकिन इनको परिष्कृत किसने किया, ये जानेंगे। इसके बाद अपने जानेंगे कि किस तरह से इसने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसमें भी हिस्सा लिया था। तो देखें वे कौन थी जिन्होंने इनकी साहित्य में रुचि पैदा की। मन्नू ने जब 10वीं कक्षा पास कर ली, 10वीं कक्षा पास करके किस में आ गई? फर्स्ट ईयर में आ गई। फर्स्ट ईयर में पहले 10वीं के बाद सीधा फर्स्ट ईयर होता था, 11वीं 12वीं नहीं होती थी। तो ये कहती हैं कि जो सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल था, सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल था, जहाँ इसने बचपन में पढ़ाई की, वही बाद में क्या बना? कॉलेज बन गया। सावित्री गर्ल्स कॉलेज बन गया, वही बाद में कॉलेज बन गया। और इसी में फर्स्ट ईयर में किसने एडमिशन ले लिया? मन्नू ने एडमिशन ले लिया। वहाँ पर प्राध्यापक थी, कौन थी? शीला अग्रवाल। कौन थी? शीला अग्रवाल। ठीक है, अब मन्नू कहती है कि मैं इनसे मिलने से पहले भी उपन्यास पढ़ती थी। इनको शौक था शुरू से ही। देखें लेखक जो बनेगा उसको बचपन से ही पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो इसको बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो इन्होंने कौन कौन सी किताबें पढ़ डाली छोटी सी उम्र में ही? सुनीता जैनेन्द्र का त्याग पत्र पढ़ दिया, जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा हुआ। शेखर एक जीवनी पढ़ दिया, ठीक है, और शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप पढ़ दिया। लेकिन इनको इसमें से क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, इसे कुछ पता नहीं, बस इसने पढ़ दिया। अब शीला अग्रवाल जब इसके जीवन में आई
तब इन्होंने इसको परिष्कृत किया। किसको? मन्नू को परिष्कृत किया। कैसे? इसे समझाया कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें पहले पढ़नी चाहिए, आसान से मुश्किल की ओर जाना चाहिए, किस तरह से लंबी लंबी बहसें करनी चाहिए। शीला अग्रवाल खुद भी मन्नू भंडारी से किसी लेखक के बारे में, किसी कहानी के बारे में, किसी उपन्यास के बारे में लंबी लंबी बहस करती थी ताकि ये समझ सकें। अब देखें, इनके अंदर साहित्य की रुचि किसने जगाई? शीला अग्रवाल ने जगाई। और तो और एक काम इन्होंने और भी किया था। उस वक्त 1946 की बात है। आज़ादी पूरे जोरों पर थी। क्या होते थे? जुलूस, हड़तालें, प्रभात फेरियां, सब चलते रहते थे। सुबह से लेकर शाम तक हड़तालें होती थी, जुलूस निकलते थे, प्रभात फेरियां होती थी, लंबे लंबे भाषण दिए जाते थे। तो क्या और तो और अब मन्नू भंडारी में शीला अग्रवाल ने जो जोश भरा वो खून की जगह पर लावे का काम किया। वो खून को किस में बदल दिया? उसने लावे में बदल दिया। तो जो पिताजी चाहते थे कि मन्नू भंडारी घर में रहकर राजनीतिक बहसें करे, घर में रहकर आज़ादी की लड़ाई करे, तो क्या ये संभव था? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि शीला अग्रवाल ने इसके मन में आज़ादी के प्रति पूरा जोश भर दिया था। अब देखें, क्या ये सड़कों पर नहीं उतरेगी? क्या जुलूस के लिए, हड़तालों के लिए, प्रभात फेरियों के लिए और भाषणों के लिए? तो देखें हुआ क्या, कैसे कैसे इनको अपने पिताजी के क्रोध का भी सामना करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पिताजी नहीं चाहते थे कि ये घर से बाहर भी निकले और ऐसे कामों में भाग ले। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो लड़कियां थी वो घर के अंदर ही रहती होती थी, घर से बाहर तो कोई ही निकलती होती थी। इनको अपने सामाजिक प्रतिष्ठा की भी तो थी हर वक्त इनके पिताजी को, कि कहीं मुझे आकर कोई ये ना कह दे कि आपकी बेटी जाके सड़कों पर घूम रही है। तो इनको अपनी प्रतिष्ठा की भी चिंता थी। तो अब देखें आगे हुआ क्या। तो एक बार की बात बताती हूँ कि एक बार मन्नू की प्रिंसिपल ने क्या किया? एक पत्र भेज दिया, घर पे पत्र भेज दिया कि आपकी पुत्री पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, वे आकर कॉलेज में उनसे मिलें। अब जैसे ही मन्नू के पिता को पता चला तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो लड़की कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। पहले भी तो 4 बच्चे पढ़ाए हैं, कभी ऐसा दिन नहीं देखने को मिला। इतने क्रोधी हुए, वो गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। और जैसे ही मन्नू घर आई, मन्नू की माँ ने उसे बताया कि किस तरह से पिताजी उसके गुस्से से उसके कॉलेज गए हैं। तो अब मन्नू तो डर गई और जाकर कहाँ छुप गई? पड़ोस के घर पे जाके छुप गई और अपनी माँ को बोला कि जब पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए तब मुझे बुला लेना। अब हुआ क्या? पिताजी गए थे गुस्से से भन्नाते हुए और आए बड़े खुश। ये क्या? बड़े खुश आए। उनकी माता को उन्होंने बताया कि भाई मन्नू का तो बड़ा रोब है। कहाँ? कॉलेज में। इसके इशारे पे स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है। ये 3 लड़कियां थी, जैसे ही जाके कॉलेज के अंदर लड़कियों को बोलती कि चलो बाहर, हमें आज़ादी के नारे लगाने हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, तो इनके एक इशारे पर सारी की सारी लड़कियां कॉलेज से बाहर चली जाती थी और नारे लगाने लगती थी। प्रिंसिपल ने कहा कि इस लड़की ने हमारा जीना हराम कर रखा है, इसी के इशारे पर सारी लड़कियां चलती हैं। पिताजी को बड़ा आनंद आया, उनको सुनकर वे बड़े खुश हुए कि मेरी बेटी का इतना रोब है। अब देखें
मैंने आपको दोहरा स्वभाव बताया था ना पिताजी का, कि कहाँ तो वो गुस्से से भन्नाते हुए गए थे और कहाँ बड़े खुश खुश आए कि मेरे पिता का तो, मेरी बेटी का तो बहुत ज़्यादा रोब है स्कूल में, उसके एक इशारे पे लड़कियां बाहर निकल जाती हैं। तो वे कहते थे कि आज़ादी के दिन हैं, क्यों ना मेरी बेटी लड़ाई लड़े आज़ादी की, क्यों ना वे नारे लगाए। बड़े खुश खुश वे बड़े गर्व के साथ घर पे आए। कहीं तो वे गुस्से से भन्नाते गए थे और कहीं वे खुश खुश घर पे आए। तो माँ ने जाकर जैसे ही मन्नू को बताया तो मन्नू को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि पिताजी भी कभी उस पर गर्व कर सकते हैं। अब चलें एक बात, एक घटना मैं आपको और बता, तो देखें एक घटना मैं और बता रही थी मन्नू भंडारी की, कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के दिन थे। आज़ाद हिंद फौज, इन्होंने हड़तालें कर दी थी। क्या कर दी थी? हड़तालें कर दी थी। सभी जगह पर दुकानें, कॉलेज, स्कूल सब बंद करवा रहे थे और जो नहीं बंद कर रहे थे उनके छात्रों के समूह जा जाकर उनको बंद करवा रहे थे। तो मन्नू भंडारी क्या कर रही थी? भाषण दे रही थी। कहाँ पर? सड़क पर। कहाँ पर भाषण दे रही थी? सड़क पर बड़ा धुआंधार भाषण दे रही थी, बहुत ही जोश से बोल रही थी। लेकिन वहीं पर भंडारी जी के, किसके? मन्नू भंडारी के पिता के एक दकियानूसी मित्र वहाँ से गुजरे। उन्होंने सीधा वे मन्नू के पिता के पास गए और उन्होंने क्या बोला? उनके पिताजी की लू उतारी अर्थात अपमान किया। क्या कहा कि आपको अपनी मान मर्यादा की, इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है भंडारी जी। आपकी बेटी देखो सड़कों पर भाषण दे रही है, क्या शोभा देता है? हमारी घर की बेटियों को सड़कों पर उतरकर भाषण देना क्या शोभा देता है? क्या आपने थू थू करवा रखी है सब जगह पे? कैसी है आपकी बेटी कि वो उल्टे सीधे लड़कों के साथ हुड़दंग मचाती फिर रही है? अब क्या हुआ जी? वो दकियानूसी मित्र तो आग लगाकर चला गया और पिताजी भभकते रहे, यानी कि गुस्से से आग बबूला होते रहे। अब क्या हुआ? शाम को जब मन्नू घर आई तो ये गुस्से से आग बबूला थे कि इस बेटी ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पूरे समाज में इसने हमारी थू थू करवा दी। जब वे शाम को वो घर आई तो क्या देखा कि डॉक्टर अंबालाल बैठे हैं। डॉक्टर अंबालाल जो पिताजी के एक मित्र हैं वो बैठे थे। तो मन्नू जैसे ही घर आई, उन्होंने, किसने? डॉक्टर अंबालाल ने मन्नू का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि बहुत अच्छा भाषण दे रही थी आपकी बेटी। भंडारी जी आपने तो मिस कर दिया, यू हैव मिस्ड समथिंग, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड। किसको कहा? मन्नू को कहा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, कि तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया। और भंडारी जी को क्या कहा कि आपने तो कुछ मिस कर दिया, यू हैव मिस्ड समथिंग, आपने कुछ मिस कर दिया, आप नहीं देख सके। क्या घर के अंदर बैठे रहते हो? बाहर निकल कर देखो कि आपकी बेटी के इशारों से ही सब लोग ऐसे स्कूल कॉलेज खाली कर रहे थे। अब देखें कि एक मित्र तो इनके आए, कैसे थे? दकियानूसी स्वभाव के। कैसे थे? दकियानूसी यानी कि संकीर्ण स्वभाव के। दकियानूसी स्वभाव के थे वे मित्र तो आकर इनको भड़का कर चले गए। किसको? मन्नू भंडारी के पिता को भड़का कर चले गए। और देखो वही इसी तरह से पता चलता है कि लोग दो तरह के होते हैं, एक तो तारीफ करने वाले और एक इस तरह से जो संकीर्ण विचारों के होते हैं वे बातें बनाने वाले। तो वही मन्नू थी, वही सड़कों पर भाषण दे रही थी। एक जने ने आकर इसके पिताजी को भड़का दिया और दूसरे ने आकर बहुत ही गर्व से मन्नू का स्वागत किया, बड़ी गर्मजोशी से मन्नू का स्वागत किया। तो धीरे धीरे उनके पिताजी का जो गुस्सा था वो शांत हो गया और गर्व में बदल गया। मैंने आपको क्या बताया था कि लंबे लंबे भाषणों से किसने भड़काया था?
मन्नू भंडारी को और उनकी मित्रों को किसने भड़काया था आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए? शीला अग्रवाल ने। किसने? शीला अग्रवाल ने इन्हें प्रेरित किया था, भड़काया नहीं था। किसके अकॉर्डिंग भड़काया था? कि प्रिंसिपल ने कहा कि शीला अग्रवाल ने इनको भड़काया है। नहीं, शीला अग्रवाल ने तो इनको प्रेरित किया था आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल ने शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया। किस वजह से? किस लिए नोटिस थमाया? कि लड़कियों को भड़काने के लिए, लड़कियों को भड़काने के लिए नोटिस थमा दिया कि इस कॉलेज से बाहर निकलो। जैसे ही मन्नू और उसकी मित्रों को पता चला, उन्होंने कॉलेज में हड़ताल कर दी कि शीला अग्रवाल को वापस लाओ, वापस लाओ। और 15 अगस्त 1947 को आखिर प्रिंसिपल ने हार मान ली और वही दिन आज़ादी का दिन था। तो मन्नू कहती हैं कि इस खुशी के आगे, किस खुशी के आगे? इस खुशी के आगे 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी की खुशी के आगे ये खुशी जो थी वो फीकी पड़ गई थी। यानी कि हमारे अंदर देश की आज़ादी जो थी वो बहुत ज़्यादा उमंग और जोश भरने वाली थी। तो ये थी मन्नू भंडारी की आत्मकथा, एक कहानी यह भी। तो कैसी लगी आपको ये आत्मकथा ज़रूर बताएं और अगली वीडियो के लिए, अगले पार्ट के लिए तैयार रहें, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।